हेलो एवरीवन, आई एम नवीन एंड यू आर वाचिंग टर्जागी ट्यूटोरियल्स। तो गाइस, जैसे कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि इरिगेशन क्या होता है और उसके टाइप्स के बारे में जाना था। आज के इस वीडियो में हम लोग मेथड्स ऑफ इरिगेशन के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं कि देर आर सेवरल मेथड्स ऑफ इरिगेशन, जिसमें से पहला क्या है, फ्री फ्लडिंग। तो फ्री फ्लडिंग बोल दीजिए या ऑर्डिनरी फ्लडिंग बोल दीजिए, एक ही बात है। तो इस मेथड में देखिए क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं, डिचेस एक्सकेवेट करते हैं फील्ड में, जो कि सब्सिडरी डिचेस होती हैं। वो क्या करती हैं, मेन सप्लाई डिचेस से पानी लेती हैं और इन सब्सिडरी डिचेस से जो वाटर होता है वो आउटलेट्स के थ्रू क्या अक्रॉस द फील्ड फ्लो करता है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि इसमें किसी भी तरह की लेविस नहीं बनाई जाती। लेविस वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि पानी के फ्लो को रेगुलेट करते हैं। तो यहाँ पे कोई भी लेविस या किसी भी प्रकार का ऐसा कोई इंतज़ाम नहीं किया जाता जिससे कि पानी का फ्लो जो है हम लोग क्या कर सके, कंट्रोल कर सकें। तो उससे क्या होता है, पानी पूरी फील्ड में अक्रॉस क्या करता है, फ्लो करने लगता है। अब देखिए, अब क्योंकि इसमें कोई भी रेगुलेशन नहीं है पानी पे, पानी अपने हिसाब से इसमें फ्लो करता है, तो इसी वजह से जो इसकी वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी है इस मेथड की बहुत ही ज़्यादा कम होती है। वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या होती है? वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी is the amount of water stored in root zone of the plant upon the total amount of water that is applied to the land। जितना पानी रूट जोन, प्लांट के रूट जोन में जाके स्टोर हुआ है, अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ वाटर, टोटल वॉल्यूम जो कि वाटर का हमने लैंड पे अप्लाई किया है। तो ये जो वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है फ्री फ्लडिंग या ऑर्डिनरी फ्लडिंग की, बहुत ही कम होती है। अब क्योंकि इसमें पानी के फ्लो को रेगुलेट नहीं किया जाता, इस वजह से हम इसको वाइल्ड फ्लडिंग भी बोलते हैं। ये इसका एक और नाम है। ये जो फ्लडिंग होती है ये क्लोज ग्रोइंग क्रॉप्स के लिए काफ़ी सूटेबल रहती है, क्योंकि काफ़ी पास पास जो है क्रॉप्स हम लोग ग्रो करते हैं। तो इसमें जो है वाटर अच्छी तरीके से थॉरली जो है स्प्रेड हो जाता है और क्रॉप्स में, प्लांट्स के रूट जोन में पहुंच जाता है। या जो पेस्चर्स होते हैं, पेस्चर्स आप जानते हैं, चरागाह, जहाँ पे जानवरों को चराने के लिए फार्मर्स लोग लेके जाते हैं। इस तरीके के लैंड को इरीगेट करने के लिए भी फ्री फ्लडिंग का या ऑर्डिनरी फ्लडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। और जहाँ पर लैंड का स्टीप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर लैंड स्टीप नहीं हुआ, पर्टिकुलरली वेयर द लैंड इज़ स्टीप, क्योंकि अगर लैंड स्टीप नहीं हुआ तो पानी के ठहरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पानी अगर ठहरने लगेगा तो अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट होगा लैंड पे, और उससे क्या होगा कि पूरी तरीके से हमारा फील्ड जो है, जो लैंड है, वो इरीगेट नहीं हो पाएगा। इसीलिए जो बॉर्डर और चेक और बेसिन मेथड्स हैं वो कभी भी रोलिंग लैंड में, स्टीप लैंड पे अप्लाई नहीं किए जा सकते, क्योंकि वहाँ पे उसकी इंतज़ाम नहीं किया जा सकता। इस वजह से रोलिंग लैंड पे हमेशा हम लोग किसको प्रेफर करते हैं, फ्री फ्लडिंग को। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए नेक्स्ट मेथड क्या है, नेक्स्ट मेथड है बॉर्डर फ्लडिंग। अब बॉर्डर फ्लडिंग क्या है भाई? बॉर्डर फ्लडिंग में भी क्या होता है कि हमारे पास एक मेन चैनल होती है या मेन डिच होती है, जिससे कि क्या करता है, पानी जो है लैंड में भेजा जाता है। अब कैसे भेजा जाता है, इसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं, स्ट्रिप्स बना देते हैं। ये आप देख रहे होंगे, स्ट्रिप्स क्या बना देते हैं, स्ट्रिप्स बना देते हैं। स्ट्रिप्स की जो विड्थ होती है वो 10 to 20 मीटर होती है, और जो हाइट, जो लेंथ होती है वो 100 to 400 मीटर होती है। अब इसमें क्या होता है कि हमने इन स्ट्रिप्स को क्या किया गया, लो और फ्लैट लेविस से सेपरेट कर दिया। लो और फ्लैट लेविस का काम क्या होता है, ये वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो पानी को क्या करते हैं, इस स्ट्रिप से इस स्ट्रिप में आने नहीं देंगे। आपको समझ में आ रहा होगा लेविस किस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। एक तरीके से मिट्टी की एलिवेशंस बना देते हैं, जिससे पानी जो है अपनी ही स्ट्रिप में क्या होता है, फ्लो करता है। तो अब देखिए यहाँ पे लिखा है, वाटर इज allowed to flow from the supply ditch into each strip। The water flows slowly towards the lower end and it infiltrates into the soil at its as its advances। तो जैसे जैसे पानी जो है हर स्ट्रिप में आगे की ओर बढ़ता है, वैसे वैसे वो इन्फिल्ट्रेट भी करता चला जाता है। तो देखिए इसमें हमको एक रिलेशन पढ़ना है, जो कि हम लोग देखते हैं। हमको रिलेशन देखना है, कौन सा रिलेशन, जो कि मैक्सिमम एरिया इरिगेट हो सकता है सप्लाई डिच से, ये हमको पढ़ना है। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारे पास डायग्राम है, जिसमें कि ये आपको क्या, एक स्ट्रिप नज़र आ रही है। अब इस स्ट्रिप में देखिए ये क्या है आपकी, ये है आपकी मेन सप्लाई डिच है। क्या है, मेन सप्लाई डिच। और ये जो आपके हैं, ये क्या है, आपके लेविस है, जो कि पानी को क्या करते हैं, इस स्ट्रिप से दूसरी स्ट्रिप में जाने में क्या कर रहे हैं, रोक रहे हैं।
अब ये जो आपका एरिया है, ये वाला, ये जो भी आपका एरिया है, ये जो स्ट्रिप का एरिया है, इसको हम लोग क्या मान ले रहे हैं, ए मान ले रहे हैं। ए वो एरिया, ए इज द एरिया कवर्ड बाई वाटर इन टाइम टी। तो टी टाइम में पानी जो है ए एरिया में क्या होता है, मेन सप्लाई डिच से अगले स्ट्रिप में क्या होता है, स्प्रेड करता है। अब इसमें मान लीजिए हमने क्या कर दिया, एक छोटी सी, एक बहुत छोटा सा एक इसका एरिया ले लिया जिसको हमने क्या मान लिया, डी ए, और जो कि डी टी टाइम में पानी द्वारा क्या हो रहा है, कवर किया जा रहा है। तो इसमें देखिए दो हम लोग एक चीज़ और मान लेते हैं, वाई जो है वो क्या है, डेप्थ ऑफ वाटर है, डेप्थ ऑफ वाटर है, जो कि हर स्ट्रिप में होती है। इसके अलावा एफ, ये है रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन, क्या है, रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल, इनफिल्ट्रेशन ऑफ सॉइल। इसके बाद क्यू, क्यू क्या रहेगा, ये रहेगा डिस्चार्ज ऑफ सप्लाई डिच। तो देखिए अगर हम लोग इसमें ये देखें कि कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर जो है इस स्ट्रिप में आ रहा है और कितना मेन सप्लाई से हमको मिल रहा है। तो मान लीजिए मेन सप्लाई हमने माना है कितना, क्यू डिस्चार्ज दे रही है। तो अगर हम लोग डी टी स्मॉल टाइम के लिए देखें तो कितना हमको वॉल्यूम ऑफ वाटर ईच स्ट्रिप में मिलेगा, क्यू इंटू डी टी। और मैंने जैसे आपको बताया कि पानी जो होगा हर स्ट्रिप में आएगा। तो एक तो पानी वो होगा जो सरफेस के ऊपर रहेगा, उसको हम लोग कैसे निकालेंगे, एरिया इंटू हाइट। एरिया हमने स्मॉल स्ट्रिप का कितना लिया है, डी ए, तो डी ए इंटू हाइट कितनी थी वाटर की, जो कि हर स्ट्रिप में आ रही थी, वाई। ये वॉल्यूम ऑफ वाटर हो गया जो कि उस स्मॉल जो हमने एरिया कंसीडर किया है उसमें रहेगा, और सरफेस के नीचे होता है जो कि क्या होता है, फ्लो करके परकुलेट करके अंदर चला जाता है। तो उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, एफ मान लिया हमने क्या है, इन्फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन है। इसको जब हम लोग डी टी से मल्टीप्लाई कर देंगे, डी टी मतलब वो स्मॉल टाइम जिसमें कि हम लोग क्या कर रहे हैं, कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो ये हमको क्या देगा, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इन्फिल्ट्रेशन, रेट ऑफ इन्फिल्ट्रेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड या सेंटीमीटर पर आवर, जो आप मान लीजिए। अगर इसको हम लोग डी टी मतलब टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, सेकेंड या आवर से, तो ये हमको कितना दे रहा है, सेंटीमीटर दे रहा है, मतलब लेंथ दे रहा है। अगर इसी को हम लोग क्या करें, एरिया से मल्टीप्लाई कर दें टोटल, तो हमको क्या दे देगा, वो वॉल्यूम दे देगा, वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि परकुलेट करके सरफेस के नीचे चला गया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखिए ये हमको इक्वेशन मिल गई, रिक्वायर्ड इक्वेशन है, जिसमें कि हमने क्या देखा कि वॉल्यूम ऑफ वाटर जो कि डिच से स्ट्रिप में आ रहा है। अब स्ट्रिप में कहाँ कहाँ जाएगा, एक तो सरफेस के ऊपर रहेगा जो कि ये है डी ए इंटू वाई, और एक सरफेस के नीचे चला जाएगा परकुलेट होके जो कि ये है एफ डी टी इंटू ए। अब देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग करते हैं क्यू इंटू डी टी, ये एफ डी टी ए वाले टर्म को हम लोग क्या करते हैं, इस तरफ ले आते हैं, इज इक्वल्स टू डी ए इंटू वाई। अब यहाँ से डी टी कॉमन कर लेंगे तो हमको पास क्या बचेगा, क्यू माइनस एफ इंटू ए इज इक्वल्स टू डी ए इंटू वाई। तो यहाँ से हमको डी टी की वैल्यू कितनी मिल रही है, डी ए वाई अपॉन क्यू माइनस एफ ए। तो देखिए हम क्या करेंगे, y को, q को और f को क्या मान लेंगे, कांस्टेंट मान लेंगे, और दोनों तरफ क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। तो इंटीग्रेशन कर देते तो हमको क्या मिलेगा, t इज इक्वल्स टू, देखिए y तो क्या है, कांस्टेंट है, तो y बाहर आ जाएगा। अब ये इंटीग्रेशन ऑफ डी ए अपॉन क्यू माइनस एफ ए करेंगे तो ये हमको क्या देगा, क्योंकि 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, ln ऑफ x होता है, ये आप जानते होंगे। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा हमको, y ln ऑफ q माइनस एफ इंटू ए। अब q माइनस एफ इंटू ए का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, माइनस का 1/f, तो माइनस ये आ गया, f को हम लोगों ने यहाँ पे नीचे लिख दिया, प्लस कांस्टेंट मिलेगा हमको एक क्या, c। तो ये हमको टाइम का नोटेशन मिल गया, क्या मिल गया, टाइम का नोटेशन मिल गया, t इज इक्वल्स टू माइनस का
वाई बाई एफ एल एन क्यू माइनस एफ इंटू ए प्लस सी। ये हमको दूसरी इक्वेशन मिल गई। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम जानते हैं कि टी इज इक्वल्स टू जब ज़ीरो होगा तो एरिया इज इक्वल्स टू भी क्या होगा, ज़ीरो। ज़ीरो टाइम पे जब टाइम स्टार्ट हुआ था तब वाटर कहाँ होगा, अभी उसने कोई एरिया कवर किया ही नहीं होगा, तो टाइम इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे एरिया इज इक्वल्स टू क्या होगा, ज़ीरो होगा। तो जब हम लोग टी इज इक्वल्स टू ज़ीरो पे ए इज इक्वल्स टू ज़ीरो इस सेकंड इक्वेशन में रखेंगे तो देखिए हमको क्या मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू माइनस का वाई बाई एफ एल एन ऑफ, सॉरी टी तो ज़ीरो हो जाएगा, माइनस का वाई बाई एफ एल एन क्यू प्लस सी। तो यहाँ से देखिए हमको सी कांस्टेंट की वैल्यू मिल गई, कितनी मिल गई, सी इज इक्वल्स टू वाई बाई एफ एल एन क्यू। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब ये जो सी की वैल्यू हमको मिली है ये हम लोग कहाँ रख देंगे, ये हम लोग इस इक्वेशन में जो हमको टाइम का नोटेशन मिला था इसमें रख देंगे। तो हमको क्या मिलेगा, टी इज इक्वल्स टू माइनस का वाई बाई एफ एल एन क्यू माइनस एफ इंटू ए प्लस वाई बाई एफ एल एन ऑफ क्यू। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमको एक नोटेशन मिलेगा और एल एन को जब हम लोग log 10 के बेस में कन्वर्ट कर देंगे तो हमको, मैं डायरेक्ट नोटेशन लिख दे रहा हूँ जो हमको फॉर्मूला मिलता है, आप सॉल्व कर लीजिएगा आपको पता लग जाएगा। तो t इज इक्वल्स टू मिलेगा 2.303 वाई बाई एफ इंटू में लॉग ऑफ क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ इंटू ए। ये हमारा जो फॉर्मूला है टाइम रिक्वायर्ड का हमको मिल जाएगा। अब देखिए हमको निकालना क्या था, मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरीगेटेड। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग देखिए कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एफ को उधर ले जाएंगे, टी इंटू एफ अपॉन 2.303 इंटू वाई इज इक्वल्स टू लॉग ऑफ 10 क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ इंटू ए। अब हमने क्या मान लिया, टी एफ अपॉन 2.303 इंटू वाई को हमने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। तो हमको क्या मिल गया, लॉग ऑफ क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ इंटू ए इज इक्वल्स टू एक्स। अब हमने बोथ साइड 10 की पावर में रेस कर दिया, तो क्योंकि ये बेस 10 है, अब इसको 10 की पावर में रेस कर देंगे तो 10 log 10 क्या हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या, क्यू अपॉन क्यू माइनस एफ ए इज इक्वल्स टू 10 की पावर एक्स। फिर देखिए हम लोग इधर ले जाके इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या होगा, q इज इक्वल्स टू 10 की पावर x इंटू क्यू माइनस का 10 की पावर x f इंटू ए मिलेगा हमको। अब इसको हम लोग और सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा 10 की पावर x क्यू माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 10 की पावर x f इंटू ए। ये आपको इक्वेशन समझ में आ रहा, केवल रीअरेंज किया और कुछ नहीं किया। अब इससे हमको मिलेगा 10 की पावर x माइनस 1 इंटू क्यू इज इक्वल्स टू 10 की पावर x f इंटू ए। तो जब हम लोग यहाँ से निकालेंगे तो a इज इक्वल्स टू हमको क्या मिलेगा, q बाई एफ 10 की पावर x माइनस 1 बाई 10 की पावर x। अब देखिए ये 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x जो हमको वैल्यू मिल रही है ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या होती है, 1 के इक्वल होती है। तो हम इसको क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। तो यहाँ से हमको जो फॉर्मूला मिल रहा है वो क्या मिल रहा है, a मैक्स मतलब मैक्सिमम एरिया दैट कैन बी इरिगेटेड बाई सप्लाई डिच इज इक्वल्स टू q बाई एफ। ये हमारा रिक्वायर्ड इक्वेशन था जो कि हमको निकालना था। इसको हम लोग सीधे सीधे क्वेश्चंस जो नॉर्मली आते हैं वो सीधे फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, केवल आपको वैल्यूज़ दी होती है, आपको एरिया निकालना होता है। तो इससे हम लोग रिलेटेड न्यूमेरिकल्स नहीं करेंगे, बहुत ईजी है। तो ये आपका हो गया रिलेशन बिटवीन मैक्सिमम एरिया इरीगेटेड बाय द सप्लाई डिच। तो अब देखें इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो है इरीगेशन मेथड देखते हैं। तीसरा कौन सा है, चेक फ्लडिंग। क्या, चेक फ्लडिंग, सॉरी, तीसरा क्या है हमारा, चेक फ्लडिंग। तो चेक फ्लडिंग कुछ नहीं है, ये हमारा जो है पहला वाला कौन सा था, प्री फ्लडिंग का बड़ा भाई। बड़ा भाई कहने का मतलब क्या है, छोटे भाई कैसे होते हैं, छोटे भाई ज़्यादा ध्यान नहीं देते, अपने मर्जी से काम करते, जो होगा होगा। लेकिन ये बड़ा भाई है तो ये क्या करेगा, ध्यान रखेगा। तो क्या ध्यान रखेगा, जैसे कि हम लोग जानते थे फ्री फ्लडिंग में क्या होता था, किसी भी प्रकार का रेगुलेशन ऑफ वाटर मतलब वाटर के फ्लो पे कोई भी कंट्रोल नहीं किया जाता था। बट यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लीव्स बना देते हैं, लेविस बना देते हैं, जो कि क्या करता है, वो उसी फ्री फ्लडिंग में जो पानी का फ्लो हम लोग कंट्रोल नहीं कर पाते थे वो हम लोग इसमें कंट्रोल कर लेंगे।
तो ये जो हमको इरिगेशन मेथड मिलता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चेक फ्लडिंग। क्या बोलते हैं, चेक फ्लडिंग। बस इतना सा डिफरेंस है और कोई फ़र्क नहीं है। इसमें भी क्लोज ग्रोइंग क्रॉप जो है हम लोग क्या करते हैं, इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं, मतलब इन्हीं का इरिगेशन हो सकता है इससे। और जैसे कि ज्वार और पैडी, ज्वार और पैडी, पैडी मतलब राइस, इस मेथड से ज़्यादातर इरिगेट किए जाते हैं। डीप होमोजीनियस लोम या क्लेई सॉइल जो है जिनका मीडियम इन्फिल्ट्रेशन रेट होता है वो इस मेथड के लिए प्रेफर किए जाते हैं। ये मेथड जो है दोनों के लिए, परमिएबल सॉइल हो या लेस परमिएबल सॉइल हो, दोनों प्रकार की सॉइल्स के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस मेथड को प्रेफर करते हैं। तो ये सिंपल सा था। इसके बाद हम लोग आइए नेक्स्ट मेथड पे आते हैं। नेक्स्ट मेथड है बेसिन फ्लडिंग। तो बेसिन फ्लडिंग भी में भी कुछ नहीं है। बेसिन फ्लडिंग में क्या होता है, नॉर्मली एक देखिए ये ऐसे, पहली बात तो ये कि बेसिन फ्लडिंग जो है ये मेनली ऑर्चार्ड्स फीड के लिए किए जाते हैं, मतलब जो बागों में फ्रूट ट्रीज जो लगाए जाते हैं, एप्पल ऑर्चार्ड्स होते हैं, इन सब के लिए ये जो है मेथड इस्तेमाल होता है। इसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बेसिन बना देते हैं, सर्कुलर या रेक्टेंगुलर किसी भी शेप का, उसमें हमने अपना ट्री लगा दिया। अब उसको क्या करते हैं हम लोग, सीधे जो है डिश के थ्रू मेन सप्लाई से या मेन सप्लाई डिश से कनेक्ट कर देते हैं ताकि सीधे पानी इसमें आए। और हम लोग ये कोशिश करते हैं यहाँ पे जो हम लोगों ने सॉइल इस्तेमाल की है उसका जो इन्फिल्ट्रेशन हो वो ज़्यादा ना हो, मतलब लो या मॉडरेट इन्फिल्ट्रेशन की सॉइल का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि अगर ज़्यादा जिसका पर्कुलेशन ज़्यादा होने लगेगा तो उससे कोई फ़ायदा नहीं, पानी ज़्यादा पर्कुलेट होकर नीचे चला जाएगा तो हमारे ट्री को जो है प्रॉपर नरिशमेंट नहीं मिल पाएगा। इसमें कोर्स सैंड जो है सूटेबल नहीं होती, क्योंकि कोर्स सैंड का जो पर्कुलेशन रेट होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। फ्लैटर लैंड का हम लोग जो है इसमें यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि उसमें आसानी से बेसिन्स का हम लोग कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं। तो ये बेसिन फ्लडिंग था, इसमें भी कुछ खास नहीं था। इसके बाद आता है फरो मेथड या फरो इरीगेशन। फरो इरीगेशन में देखिए कुछ नहीं है, ये फरोज जो होते हैं ये एक्चुअली में स्मॉल नैरो पैरेलल चैनल्स होते हैं जो कि वाटर को कैरी करते हैं। अब ये देखिए यहाँ ये जो है ये फरो है, ये फरो है। इससे क्या होगा कि वाटर जो है सॉइल के थ्रू सीपेज करके लेटरली क्या होगा, इधर इधर जाने लगेगा, यहाँ से इधर जाएगा, यहाँ से इधर जाएगा। और इनके बीच में जो रिजेस होते हैं उनमें हम लोग क्या करते हैं, मोस्टली क्रॉप्स को ग्रो करते हैं। तो ये जो क्रॉप्स यहाँ पे हमने ग्रो करी हैं वो क्या करती हैं, सॉइल से उसी वाटर को एक्सेस कर लेती हैं या एक्वायर कर लेती हैं कैपिलैरिटी के थ्रू, जो कि इन फरोज से क्या हुआ, लीक होके यहाँ पे पहुँचा। ये सिंपल सा मेथड था। अब इसमें देखिए यूजुअली जो फरो इरिगेशन जो सूटेबल होता है वो हर तरीके की, मोस्टली बहुत वाइड रेंज है, अलग अलग सॉइल टाइप्स में इसको यूज़ किया जा सकता है, अलग अलग क्रॉप्स और लैंड स्लोप्स में भी हम इस मेथड को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था हमारा क्या, फरो इरिगेशन या फरो मेथड। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट देखिए कौन सा आता है, नेक्स्ट है स्प्रिंकलर इरिगेशन। स्प्रिंकलर इरिगेशन बहुत ही एडवांस इरिगेशन मेथड है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जिसमें हम लोग उन लैंड्स को इरिगेट करते हैं जहाँ पे पानी की क्या होती है, स्कैरसिटी होती है, जहाँ पे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर हमारे यहाँ प्रेजेंट नहीं होता। तो हम लोग कोशिश करते हैं क्या, स्प्रिंकलर इरिगेशन का इस्तेमाल करें। इसमें क्या होता है कि पानी को रेन्स के फॉर्म में, जैसे बारिश होती है उसी प्रकार से स्प्रे करके जो है क्रॉप्स पे डाला जाता है। इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड टू द लैंड इन द फॉर्म ऑफ स्प्रे समवॉट एज इन ऑर्डिनरी रेन्स, सॉरी, somewhat is as in ordinary rains through a network of pipes and pumps। पंप्स और पाइप के नेटवर्क्स के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, वाटर को स्प्रे करके लैंड्स पे रेन के फॉर्म में डालते हैं। ये जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है ये हर तरीके की क्रॉप्स के लिए यूज़ हो सकता है एक्सेप्ट राइस और जूट। क्यों, क्योंकि राइस और जूट्स में हमको क्या चाहिए होता है, स्टैंडिंग वाटर चाहिए होता। तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, स्प्रिंकलर इरिगेशन इस्तेमाल नहीं करेंगे। बाकी हर तरीके की सॉइल, हैवी सॉइल्स को छोड़ के और जिनकी लो इन्फिल्ट्रेशन रेट होती है उनमें हम लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। बाकी हर तरीके की सॉइल में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये ज़्यादातर लाइट सॉइल्स के लिए इस्तेमाल होता है जिनका डीप पर्कुलेशन लॉसेस क्या होते हैं जिसमें अवॉइड किए जा सकते हैं। ये सिस्टम बहुत ही फ्लेक्सिबल है, ये किसी भी तरीके की टोपोग्राफी में हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं क्योंकि इसमें लैंड प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि हमको लैंड को क्या करना है, समतल करना है, ऐसा कोई भी प्रिपरेशन करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसके अलावा ये मेनली जो है मेथड टी, कॉफ़ी और वेजिटेबल के कल्टीवेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद आता है मेथड कौन सा, ड्रिप इरीगेशन। ड्रिप इरीगेशन इज़ द मोस्ट एडवांस मेथड विच इज़ नाउ डेज यूज, लॉट ऑफ फार्मर्स आर यूजिंग।
इसमें लेकिन हम लोग क्या करते हैं, जो वाटर होता है वो डायरेक्टली क्या होता है, रूट जोन ऑफ प्लांट में अप्लाई किया जाता है, ताकि जो है इवेपोरेशन और पर्कुलेशन के थ्रू होने वाले लॉसेस को क्या किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सकते। देखिए यहाँ पे डायग्राम में समझ में आ रहा है कि सीधे हम लोग क्या कर रहे हैं, एमिटर्स और ड्रिपर्स की हेल्प से क्या करते हैं, सीधे रूट जोन ऑफ द प्लांट में हम लोग क्या करते हैं, पानी को अप्लाई करते हैं। ड्रिप इरिगेशन जो है रो क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑर्चर्ड्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है। रो क्रॉप्स का मतलब होता है जो रो के फॉर्म में हम लोग क्या करते हैं, ग्रो करते हैं, जैसे टमेटोज, ग्रेप्स, कॉर्न, सिट्रस, मेलन्स, ये सब एग्जांपल्स हैं इसके। इसको हम लोग ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं, और ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है उन एरियाज़ में जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्कैसिटी है इरिगेशन वाटर की, या साल्ट प्रॉब्लम्स रहते हैं। देखिए इसके बाद हमारा स्प्रिंकलर इरिगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस क्या हैं वो देख लेते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन जो है उससे इरोजन ऑफ सॉइल कंट्रोल होता है, क्योंकि फ्लोइंग वाटर यहाँ पे इस्तेमाल नहीं हो रहा था, होता है तो सॉइल इरोजन भी नहीं होता। यूनिफॉर्म एप्लीकेशन होता है वाटर का स्प्रिंकलर इरिगेशन में, क्योंकि वाटर को स्प्रे किया जाता है इवनली हर जगह। लेबर कॉस्ट बहुत कम हो जाती है, क्योंकि लैंड प्रिपरेशन की ज़रूरत इसमें नहीं होती। वाटर एप्लीकेशन इफिशियंसी जो मैंने आपको पहले में बताई थी फ्री फ्लडिंग में, बहुत कम होती है, यहाँ पे अबाउट 80% होती है। कैन बी यूज व्हेन देयर इज अ वाटर स्कैरसिटी बिकॉज वेपरेशन पर्कुलेशन लॉसेज आर लेस। इसको इस्तेमाल किया जा सकता है क्योंकि इसमें इवेपोरेशन और पर्कुलेशन के लॉसेस क्या होते हैं, बहुत ही कम होते हैं। इट कैन बी इफिशियंटली यूज फॉर ए वाइड रेंज ऑफ टोपोग्राफिक कंडीशन, सॉइल्स एंड क्रॉप्स। और हर तरीके की टोपोग्राफिक कंडीशंस या हर ऑलमोस्ट हर तरीके की सॉइल और हर तरीके की क्रॉप्स इसमें ग्रो की जा सकती है। अब बात आती है कि इसमें इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं। तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा कॉस्टली है इंस्टॉल करने में, ऑपरेट करने में और मेंटेन करने में। अंडर विंडी कंडीशन, जब बहुत ही हवा ज़्यादा बह रही हो या बहुत ज़्यादा ही तापमान हो, तो इसका जो वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी होती है वो क्या हो जाती है, बहुत कम हो जाती है। हवा ज़्यादा बहेगी तो स्प्रे कायदे से हो नहीं पाता। हाई टेम्परेचर में इवेपोरेशन लॉसेस ज़्यादा होते हैं, तो क्या होता है, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन और वाटर एप्लीकेशन एफिशिएंसी क्या हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा कम हो जाती है। इसके बाद आता है थर्ड पॉइंट। अब क्योंकि स्प्रे कर रहे हैं, मैंने आपको पिछले में दिखाया था, इस देखिए ये जो स्प्रे हो रहा है, तो इसमें मोस्टली क्या होता है, लैंड्स के जो कॉर्नर्स होते हैं वो क्या होते हैं, रह जाते हैं, जहाँ पे वाटर नहीं पहुँच पाता। तो ये भी एक इसका डिसएडवांटेज है। इसके बाद हम लोग देखेंगे ड्रिप इरिगेशन के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। तो एडवांटेजेस क्या है ड्रिप इरिगेशन के, वाटर रिक्वायरमेंट इज़ वेरी लेस, पानी बहुत कम चाहिए होता है। इवेपोरेशन लॉस, विंड लॉस, ये सब क्या होते हैं, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होते हैं। लैंड लेवलिंग की ज़रूरत नहीं होती है। साल्ट्स का भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर की रिक्वायरमेंट नहीं होती, ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर अप्लाई नहीं किया जाता। इस वजह से जो साल्ट के जो हार्मफुल इफेक्ट्स होते हैं वो भी क्रॉप्स पे नहीं पड़ते हैं। लेबर रिक्वायरमेंट बहुत लो होती है, क्योंकि मेंटेनेंस कम होता है। हर तरीके की सॉइल और ख़ासकर कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल के लिए ये ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि कोर्स टेक्सचर्ड सॉइल की जो परमेबिलिटी होती है ज़्यादा होती है। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, तो बहुत ज़्यादा स्किल्ड पर्सन इस्तेमाल होते हैं इसके डिज़ाइन, इंस्टॉलेशन और ऑपरेशन और मेंटेनेंस के लिए। सेकेंड पॉइंट, इनमें जो पाइप्स लगी होती हैं, जो हमारे ड्रिप इरिगेशन में जो हम लोग लैंड के नीचे हम लोग बिछाते हैं, तो इनमें जो पाइप्स लगी होती हैं उनको कंटिन्यूसली फ्लश करना पड़ता है, क्योंकि उसमें अक्सर जो है मिट्टी वगैरह जम जाती है, जिससे पाइप्स के क्लॉग होने की समस्या आती है। तो इनको हमेशा पानी से क्या करना पड़ता है, फ्लश करना पड़ता है, और इनका सुपरविजन हमेशा ही करते रहना पड़ता है। ये भी एक डिसएडवांटेज है। जो प्लास्टिक ड्रिप लाइंस होती हैं और जो सब मेन्स होती हैं, मतलब अंदर जो पाइप्स होती हैं और जो सब पाइप्स होती हैं, वो स्मॉल एनिमल्स और रोडेंट्स मतलब चूहों से भी काफ़ी डैमेज इनको होता है। इन पे फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन नहीं होता है, ये भी एक सबसे बड़ा इनका डिसएडवांटेज है। तो गाइज़ आज का वीडियो हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। आपके सारे मेथड्स ऑफ इरिगेशन हो गए हैं, सारे के सारे आपके जो है टाइप्स हो गए हैं, ये चैप्टर कंप्लीट हो गया। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो कमेंट सेक्शन आपके लिए ही है, आप उसमें पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिए। थैंक यू।